सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज अपने गांव पट्टा बाजितपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पुस्तकालय के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान जो हमारे बीच में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय भंते जी, अपने बीच में उपस्थित ओम प्रकाश जी, आदरणीय डॉक्टर बीरपाल जी, डॉक्टर राज सिंह जी, जयवीर सिंह जी, हमारे सम्मानित सतपाल प्रमुख जी, और जिनके बारे में अभी बताया कि जिन्होंने जमीन इस पुस्तकालय को दान दी, श्रीमती माया जी, अपने इस क्षेत्र के जिला पंचायत मोनू त्यागी जी, अनिल कुमार एडवोकेट जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक और इस पुस्तकालय निर्माण में की अहम भूमिका है, कैप्टन साहब, जमशेद जी, और उपस्थित हमारे साथी जो भजनों के माध्यम से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारी साथ में आए सभी वरिष्ठजन, सभी हमारे क्षेत्र के नेतागण और सम्मानित मंच सामने उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और माता बहनों, मैं सबसे पहले एडवोकेट अनिल जी को, उनकी पूरी टीम को और समाज के उन बंधुओं को जिन्होंने इस सोच को कि हमारे क्षेत्र के गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस शिक्षा के लिए इस पुस्तकालय का निर्माण गांव में किया। तो मैं एक बार चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करेंगे। और इस पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर अभी 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई, और ये लगातार पूरा पखवाड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में पूरे देश में सभी समाज के बंधु मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं समस्त गांववासियों को, समस्त कमेटी के आयोजकों को धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सपना था, जो उनका उद्देश्य था, देश के गरीबों, वंचितों, पिछड़ों को शिक्षित करने का, वो सपना इस पुस्तकालय के माध्यम से अपने गांव के छात्र और छात्राएं पूरा करेंगे। अभी हमने कुछ बच्चों को सम्मानित किया, यह सौभाग्य की बात है कि इसके शुभारंभ के साथ ही कुछ बच्चों ने अपने पुस्तकालय का नाम रोशन करके अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और निश्चित ही जिस उद्देश्य को लेके, जिस संकल्प को लेके आपने पुस्तकालय का निर्माण किया है, पुस्तकालय का शुभारंभ किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, विभिन्न क्षेत्र के समाज के प्रतिष्ठित जनों का सहयोग इस निर्माण में हुआ है, तो निश्चित ही यहाँ के छात्र इस पुस्तकालय का नाम अवश्य रोशन करेंगे पूरे देश में और दुनिया में। एक सपना साकार बाबा साहब अम्बेडकर जी का किया है, और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से इस देश का कोई भी वर्ग है और वो गरीब है तो उसको सम्मान संविधान के माध्यम से देने की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की। आज आपके साथ में मैं सांसद के रूप में हूँ, बुलंदशहर लोकसभा रिजर्व सीट है, तो ये भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। रिजर्वेशन का लाभ, हर वर्ग को सम्मान देने का काम, उनको शिक्षित करने का काम, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम, ये संकल्प लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, संविधान लिखा उन्होंने, और उस संविधान के माध्यम से हमको बहुत सारे अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, ये सारे अधिकार संविधान के माध्यम से मिलते हैं। यहाँ पर समाज के हमारे बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, और खाली बुलंदशहर और भट्टा के नहीं, मुझे लगता है कि काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं।
मैं आप लोगों से कुछ विषय, क्योंकि मैं पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चे में राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, कुछ विषय पूरे देश में समाज को लेके, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना साकार करने के लिए संविधान लिखा, उस संविधान में जो चिंता उन्होंने की, जो उद्देश्य को लेके लिखा, उसको पूरा करने में कितना समय हमें लग रहा है, कितना समय लगा और क्या हुआ, क्या होने वाला है, इसकी जानकारी अगर हम लोगों को रहेगी तो कम से कम जो लोग समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे समाज को और देश को बांटने का काम करते हैं, कम से कम हम लोगों को पता होगा तो हम लोगों को बहका नहीं सकते, हम लोगों को बरगला नहीं सकते। कुछ विषय हैं, मैं आपके सामने उनको बताता हूँ, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करना कि बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान को सम्मानित करने में कितना समय देश में लगा। वो कौन लोग हैं जो संविधान के नाम पे लोगों को बहकाने का काम, और साहब अम्बेडकर जी के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे और फिर मेरी बात का चिंतन के बाद, डाटा के बाद फिर आप अनुभव करेंगे कि मैं क्या बोल के आपके बीच में गया, क्योंकि मैं भी आपके समाज में, आपके बीच से, आपके परिवार से निकला हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है कि समाज कहाँ था और कैसे हुआ है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों में हम आज़ादी का अमृत काल शुरू होता है। 25 साल बाद 100वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल हम आज़ादी का मनाएंगे। इसमें लगभग 63 साल इस देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस और यूपी ने शासन किया। लगातार अपना समाज निरंतर कांग्रेस को सपोर्ट करते 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 कांग्रेस की सरकारें बनाता रहा, जिंदाबाद करता रहा, लेकिन अम्बेडकर जी को क्या मिला? आप सब सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस उद्देश्य को संविधान लिखा था, उनकी आवाज़ को दबाया जाने लगा, उस पर चिंतन नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रयास किया कि मैं लोकसभा में जाके अपनी आवाज़ को रखता हूँ। 2 बार वो चुनाव लड़े और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े करके उनको हरवाने का काम। बाबा साहब अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई दिल्ली में अलीपुर रोड पे। उनकी मृत्यु के समय हर जाति के बड़े महापुरुष को वहाँ पे समाधि बनी है, आपने देखा होगा, लेकिन दलित समाज के, गरीब समाज के एक महापुरुष, उसकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनको दिल्ली में अंतिम संस्कार की जगह नहीं दी। वो जगह कहाँ गई? उनको मुंबई लेके जाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन अब मैं जिस पार्टी से हूँ, सौभाग्य की बात है, उसकी सत्ता है आज और हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी उसके प्रधानमंत्री। मैं 2014 से पहले की बात अभी आपको बता दी, 2014 के बाद में आता हूँ कि सबसे पहला काम जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो मोदी जी का पहला भाषण आप सुनेंगे लोकसभा में आने के बाद कि अगर शायद बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखते तो शायद मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। बाबा साहब के सम्मान में उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम कब हुआ और किसने किया? वो 2014 के बाद ही हुआ। जनपद रोड पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम वो कब हुआ और किसने किया? 2014 के बाद ही हुआ। जिस संविधान की वजह से हम सबको रिजर्वेशन का और अन्य लाभ मिलते हैं, उस संविधान को संवैधानिक रूप से मनाने का फैसला कब लिया गया और किस सरकार में लिया गया, ये आप सब जानते हैं। 26 नवंबर 2015 को 25 और 26 नवंबर को देश के इतिहास में पहली बार संसद में 2 दिवसीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के विषय में चर्चा हुई और उस दिन से संवैधानिक रूप से संविधान दिवस बनाने का निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 26 नवंबर 2015 में किया। और अभी सरकार ने घोषणा की कि राष्ट्रीय अवकाश अम्बेडकर जयंती के तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय अपने उसमें लिया गया। एक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
उससे अगर हम देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या सबको न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। आज 2014 में मोदी जी पहला भाषण देते लाल किले पर शौचालय निर्माण की बात करते हैं। हमारी बहनें बैठी है सामने, इनको शौच के लिए खेत में जाना पड़ता था, अंधेरे होने का इंतजार करती थी या फसल का देखती थी कहाँ जाना है, लेकिन वो शौचालय निर्माण, घर तक गैस देना, बिजली देना, पानी देना, आवास देना, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देना, अगर उसका देखेंगे जो सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की, उस सामाजिक न्याय हमारी बहन को कब मिला? जब उसको घर में शौचालय मिल गया। अभी अधिकार की सम्मान की बात करें तो वकील साहब संचालक हमारे कि महिला के बिना ये सभा अधूरी है। इन महिलाओं को चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, ये न्याय देने का काम भी इसी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमारी बहनें बैठी हैं, इसकी गवाह हैं। आप सब थोड़ा याद करिए कि आपके सम्मान में क्या काम हुआ, किसी को पता है? अभी कोई गैस बताएगा, कोई बिजली बताएगा, कोई पानी बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन थोड़ा आप देखना कि 2014 से पहले हमारे घर में जो राशन कार्ड होते थे, उस राशन कार्ड पे परिवार के मुखिया का नाम किसका होता था? किसका होता था बहन जी? और अभी जो राशन कार्ड बन रहे हैं उस पर परिवार के मुखिया का नाम किसका है बताएं? अभी घर का मुखिया कौन, परिवार का मालिक कौन? और इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री आवास में मकान मिल रहे हैं वो महिला के नाम से मिल रहे, जो शौचालय मिल रहे हैं वो महिला के नाम से मिल रहे, जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है वो महिला के नाम से मिल रहा है। यानी घर का, परिवार का पूरा मुखिया हम महिला को बना के सम्मानित करने का काम हुआ कि नहीं हुआ? ये सामाजिक अधिकार की बात है कि नहीं, ये न्याय की बात है कि नहीं? और शिक्षा की अगर हम बात करें, जिस शिक्षा के लिए ये पुस्तकालय आपने खोला है, सब प्रबुद्ध लोग हैं, स्कीम्स बहुत थी, लेकिन आप देखेंगे कि 14 से पहले खाली मैट्रिक्स स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की SC ST के छात्रों की, और जो राशि स्कॉलरशिप की मात्र 1400 करोड़ होती थी, उसको 6359 करोड़ करने का काम इसी सरकार में किया गया। जो हमारे साथी, जो युवा अपनी पढ़ाई विदेश में करना जाना चाहते हैं, 125 सीटें उनके शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से भेजने का काम सालाना किया जाता है। SC समाज के 125 युवा कहीं भी जाके स्कॉलरशिप से विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ये व्यवस्था शिक्षा देने का। हम मुद्रा योजना की बात करें, हम MSME की बात करें, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, उन सबको शिक्षा देने का, आत्मनिर्भर बनाने का, समाज को मजबूत करने का काम किया माननीय मोदी जी, अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम। अभी अगर हम आर्थिक स्थिति पे आते हैं, आर्थिक न्याय, 12 रुपए का 2 लाख का बीमा शुरू किया। पहले किसका बीमा होता था? आधे लोगों के अकाउंट ही नहीं होते थे, जनधन अकाउंट खोला, आज हर व्यक्ति सम्मान से अकाउंट खोलता है। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा हो रहा है, 330 में 2 लाख का हो रहा है, यानी 342 रुपए में 4 लाख का बीमा एक साल में एक परिवार के लिए। ये कौन दे रहा है? आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख का एक परिवार का इलाज की व्यवस्था किसने की? ये सारी व्यवस्थाएं सोचने की बात। अभी अगर हम राजनीतिक बात पे आते हैं, कुछ लोग समाज में संविधान को खतरे में बताने का, आरक्षण खत्म करने का, ऐसा मिसगाइडेंस पूरे समाज को करने का काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी की अभियान रहता है छात्रावासों में जाना, युवाओं से मिलना, समाज के प्रबुद्ध जनों से मिलना। कहीं ना कहीं उनके मन में विचार आता है कि ऐसा खतरा लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने कहा कि मैं लोकसभा से सांसद हूँ क्योंकि सीट रिजर्व है। लोकसभा में रिजर्वेशन है, विधानसभा में रिजर्वेशन है, प्रधानी में रिजर्वेशन हो सकता है, प्रमुखी में रिजर्वेशन हो सकता है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में रिजर्वेशन है क्या? बताइए। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं। मंत्रिमंडल में रिजर्वेशन होता है क्या? वो भी नहीं है। जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राज्यपाल हो गया,
उसमें कोई रिजर्वेशन है क्या? वो भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अपने अनुसूचित समाज के 7 राज्यसभा के सांसद हैं जो बिना रिजर्वेशन के आज हैं। उनके कैबिनेट में 12 मंत्री हैं एससी समाज के जो बिना रिजर्वेशन के हैं। आपके समाज के 4 राज्यपाल हैं जो बिना रिजर्वेशन के उसमें हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता कि जो लोग संविधान को रिजर्वेशन को खतरे में बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम होगा? अगर ऐसा होता तो बिना रिजर्वेशन के राज्यसभा में, मंत्रिमंडल में, राज्यपाल में और जुडिशियल में भी सर्वोच्च पद में अपने जज हैं, उसमें बीसी अपने बनाए सरकार को। तो ये सामाजिक आर्थिक न्याय राजनीतिक देने का जो संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर जी को था, उसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। तो मेरा आप सभी से आग्रह कि उनके इस जयंती के अवसर पे कम से कम हम लोग गुमराह ना हो। हमारे विचार अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकती है, कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो गुमराह होने का विषय है वो गुमराह होने से बचना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा अध्ययन करेंगे, देखेंगे, डाटा निकालेंगे तो समझ में आएगा कि देश में कब और किस कालखंड में क्या हुआ। आप 2014 से पहले का कालखंड देख लीजिए और 2014 से लेकर 2023 तक का देखिए, चाहे वो स्कीम्स हो चाहे कार्य हो। तो ये थोड़ा जानकारी आपको मुझे देनी थी। दूसरा, अपने प्रधानमंत्री जी का संकल्प है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत बनाने का, और उसके लिए सरकार काम भी कर रही है। अपने जनपद के हर गांव में फाइबर केबल इंटरनेट के लिए पहुंच चुकी है। ये लाइब्रेरी आपकी है, बहुत अच्छे उसके लिए बनाया है। और जो आपका उद्देश्य है कि यहाँ के युवा पूरे देश और विदेश में अपना नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई करें।